बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 15 अगस्त इंडिया के लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था। और 15 अगस्त अफ़गानिस्तान के लिए भी बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त देके काबुल टेक ओवर किया था 2 साल पहले। लेकिन 15 अगस्त बांग्लादेश के लिए हमेशा ब्लैक डे रहेगा। इसकी वजह यह है कि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान साहब, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है, शेख मुजीबुर रहमान साहब को और उनके पूरे ख़ानदान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था इस रोज़। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। उनकी पूरी फैमिली, यानी उनके बेटे, उनकी डॉटर इन लॉज, उनकी वाइफ और 12 और उनकी फैमिली के करीबी लोग, सबसे ज़्यादा जो उनके क्लोज रिलेटिव थे, सारों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। अब उनके जो कातिल थे, ये कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं था। बेसिकली बहुत सारे, मैं अवामी लीग के लोगों को भी सुनता हूँ, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो इसको मतलब डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि दिस वाज अ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। ये छोटे लेवल की चीज़ नहीं थी कि चंद जनरल्स उठे और उन्होंने उधर जाके उनको कत्ल कर दिया। ऐसा नहीं था। ये एक बहुत बड़ा गेम था और मेरे हिसाब से इंडियंस का और सोवियट्स का इसके अंदर यकीनी तौर पर रोल होगा। इसकी वजह यह है कि अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। बांग्लादेश के बनने में सोवियत यूनियन का ही सबसे बड़ा रोल था। जब इंडियंस ने इन्वेजन की थी, बांग्लादेश के अंदर इंटर हुए थे पाकिस्तानी फ़ौज के साथ लड़ने के लिए, तो उससे कुछ ही अरसा पहले उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ सिक्योरिटी पैक्ट किया था। तो पीछे से कवर असल में सोवियत यूनियन का था इंडियंस को, आगे ये थे, पीछे से असल में डोरे हिला रहे थे सोवियट्स। मुकम्मल तौर पर इंगेज थे ये। और एज आई सेड इन द बिगिनिंग के 70s और 80s का जो अरसा था, ये कोल्ड वार के पीक का ज़माना था। ये वो ज़माना था जिसमें दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की जोग्राफिया तब्दील हुआ, मैप्स तब्दील हुए, बहुत सारे मुल्क ख़त्म हुए, बहुत सारे नए मुल्क बने थे, बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिरी थी। सारी दुनिया के अंदर ये हो रहा था उन दिनों। उसके बाद के इवेंट अगर आप देखें ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि किसने शेख मुजीबुर रहमान साहब को रास्ते से हटाया होगा। उसके बाद असल में जो डिस्टेबलाइजेशन शुरू हुई है बांग्लादेश के अंदर, वो डिस्टेबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल की थी, अफगानिस्तान से ज़्यादा डेंजरस लेवल की थी। सिमिलरिटी बताता हूँ आपको, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्या सिमिलरिटी थी 70s के डेकेड में। अफगानिस्तान के अंदर भी किंग ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी, कई डेकेड से लेके ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी। और उस ज़माने में अफगानिस्तान साउथ एशिया के बाकी तमाम मुल्कों से ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था। बड़ा खुशहाल मुल्क था और प्रोग्रेसिव मुल्क था, किसी कैंप में नहीं था। वेस्ट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात ज़ाहिर शाह के, तो सोवियत के साथ भी। लेकिन ज़ाहिर शाह एक रोज़ फ्रांस चला जाता है इलाज कराने के लिए, तो पीछे से उन्हीं के अपने कज़न दाऊद को लॉन्च किया जाता है और दाऊद के पीछे सोवियट्स खड़े थे और दाऊद ने अपने ही कज़न ज़ाहिर शाह का धड़न तख्ता करके वो आगे हुकूमत में। अच्छा, फैमिली मेंबर थे, उसकी कोई बहन जो थी वो उसकी शादी किंग के साथ हुई थी। ज़ाहिर शाह की जो बीवी थी वो किंग की गालिबन बहन थी, तो ये फैमिली में थे। तो ये आ गया मार्शाल्लाह लगा के एक तरह से। लेकिन दाऊद के इस हरकत के बाद से लेकर जो अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ वो तो आज तक नहीं संभला। दाऊद आया और 70s के अंदर ही कुछ ही अरसा दाऊद की हुकूमत रही, तो दाऊद को फिर हटा के सोवियत के ही आशीर्वाद से नूर मोहम्मद तराकी और हाफिजुल अमीन की गवर्नमेंट बन गई। और उसके बाद हाफिजुल अमीन ने नूर मोहम्मद तराकी को कत्ल कर दिया और उसके बाद सोवियट्स ने आके हाफिजुल अमीन को भी कत्ल कर दिया। यानी इस कदर डिस्टेबलाइजेशन अफगानिस्तान के अंदर पैदा हुई इस एक वाक़ये के बाद कि अफगानिस्तान संभला नहीं। यहाँ पे भी ये होता है कि जो ही शेख मुजीबुर रहमान कत्ल कर दिए जाते हैं तो उसके बाद एक बहुत लंबा सिलसिला डिस्टेबलाइजेशन का शुरू हो जाता है। एक के बाद एक मिलिट्री कू स्टार्ट हो जाते हैं, एक के बाद, और हज़ारों लोग इसमें फौजी लोग मारे जाते हैं बांग्लादेश के फौजी कू के अटेम्प्ट में, हाँ, पावर गेन करने के अटेम्प्ट में। मुझे इस सारे प्रोसेस में ज़ियाउर रहमान का रोल बड़ा पॉजिटिव नजर आता है क्योंकि ज़ियाउर रहमान ने आकर मच नीडेड स्टेबिलिटी मुल्क को प्रोवाइड की थी। कैसे, अभी एक्सप्लेन करता हूं और वो डेट्स के साथ सारा आपको मेंशन करता हूं।
जैसे ही शेख मुजीब अगस्त में कत्ल कर दिए जाते हैं तो पहला कू होता है मिलिट्री कू, 3 नवंबर 1975 पहला मिलिट्री कू। अभी ये मिलिट्री कू 4 दिन ही रहा तो दूसरा मिलिट्री कू हो जाता है 7 नवंबर 1975 को ही दूसरा मिलिट्री कू, बैक टू बैक। और ये जो दूसरा मिलिट्री कू था ये बड़ा ज़रूरी था और ये था ज़ियाउर रहमान वाला, और ये काफ़ी अरसा चला। अगर ज़ियाउर रहमान की जो हुकूमत थी ये इतना अरसा ना चलती ना, 6-7 साल उनकी गवर्नमेंट जितनी भी रही, तो बांग्लादेश के अंदर बेतहाशा खून बहना था, बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन और सिविल वॉर यहाँ पर क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि सोवियत अपने लौंडे लपाटे यहाँ पर लाने के लिए बिल्कुल बावले हुए पड़े थे। और एक मरतबा तो कोशिश में कामयाब भी हो गए थे, उन्होंने रेड रेवोल्यूशन अनाउंस करवा भी दिया था बांग्लादेश के अंदर कि यहाँ सुर्खे आ गए, सोवियत स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट आ गई, और इंडियंस भी बाय द वे बैकिंग पे थे। इंडियंस को कोई मसला नहीं था सोवियत से, वो बल्कि इनको फैसिलिटेट जरूर करते थे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बांग्लादेश बनवाने में खुद सोवियत का हाथ था इंडियंस के साथ मिलके। ज़ियाउर रहमान ने 2500 आर्मी के लोगों को, एयरफोर्स के लोगों को जबरदस्त करवाया था। वो सारे मुलविस थे धड़न तख्ते करवाने में, इनका भी करवाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 6 साल के अरसे में, यानी 1975 से लेकर 1981 तक 6 साल के अरसे में 21 असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो चुके थे, धड़न तख्ते की कोशिश हो चुकी थी, और 21 मरतबा ज़ियाउर रहमान के ऊपर कातलाना हमले हुए थे। 20 में सर्वाइव कर गए थे, 21वें में उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, वो जो मैंने बात की रेड रेवोल्यूशन आ गया था बांग्लादेश में 1977 में, ये होता है कि मिडिल ईस्ट जो था वो गढ़ था कोल्ड वार का, वहाँ सबसे ज़्यादा कोल्ड वार से इफेक्टेड जो रीजन था वो मिडिल ईस्ट था। अमेरिकन और सोवियत दोनों सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि उनके पपेट्स लाए जाएं। तो 77 में ज़ियाउर रहमान जो थे ये इजिप्ट जाते हैं, और जब इजिप्ट पहुँचते हैं तो अनवर सादात के साथ इनकी बड़ी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। इजिप्ट का जो उस वक्त का लीडर था, अनवर सादात प्रेसिडेंट था इजिप्ट का, उन्होंने इनको कहा ज़िया को कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उनसे हमें ये पता चला है कि आपको कत्ल करने के लिए बहुत बड़ा प्लॉट बनाया गया है। ज़ियाउर रहमान को इजिप्शियंस बता रहे हैं। तो ज़ियाउर रहमान अभी वापस जब जाता है तो कुछ ही दिनों के अंदर ये हो जाता है कि 2 अक्टूबर 1977 को बांग्लादेश एयरफोर्स के कुछ लोगों ने सारे मुल्क में सिस्टम संभाल लिया था, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे रेड रेवोल्यूशन आ गया है और कंट्री अब जो है वो कम्युनिस्ट निज़ाम हुकूमत में चलेगी, और अब हम टेक ओवर कर चुके हैं। ये हो गया था 2 अक्टूबर 1977 को। लेकिन ये जो बगावत थी ये ज़ियाउर रहमान ने जल्द ही धपड़धूस करवा दी थी, और जिन्होंने ये सारा प्लान किया था उनको मारा गया था, एयरफोर्स के सारे लोगों को। 1143 लोग, बहुत बड़ी बगावत थी। 1143 इसके अंदर लोग शामिल थे। अच्छा, उसके बाद वो जो मैंने बात की कि 20 असैसिनेशन अटैम्प्ट सर्वाइव कर गए थे 6 साल के अंदर, और 21वें में इनकी डेथ हुई थी। वो जो 21वां था वो हुआ था 1981 को। 1981 में ज़ियाउर रहमान साहब की भी डेथ हो जाती है। तो 6 साल क्रिटिकल थे ये, बहुत बड़े। अगर इसमें ज़िया की हुकूमत ना होती ना, ज़ियाउर रहमान की, तो बांग्लादेश का हाल अफगानिस्तान जैसा हो जाता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिविल वॉर होनी थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आपस में खुद ही पावर की स्ट्रगल जो थी उसमें लड़ रहे होते, और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ गंद मचना था। लेकिन ज़ियाउर रहमान ने इसको कंट्रोल किया। फिर 81 में अगेन मार्शल लॉ लग गया। प्रेसिडेंट इरशाद साहब 81 में तो ज़ियाउर रहमान की जब डेथ हुई तो 82 में दूसरा मार्शल लॉ लगा था, इरशाद साहब आ गए थे। उसके बाद लेकिन ये होता है लकीली कि 80 से लेके सोवियत कमज़ोर होना शुरू हो गए थे, और उसके बाद फिर दुनिया में वो जो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन थी, मुल्क टूट रहे थे, गवर्नमेंटें गिर रही थी, वो ज़रा सिलसिला रुकने लगा था सोवियत के कमज़ोर होने के बाद। और इधर से अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, ये पाकिस्तानी असल में घुसे ही इस वजह से थे इस जंग के अंदर। उनको 1971 वाला पुराना हिसाब भी चुकता करना था सोवियत यूनियन के साथ। तो एक पुराना भी एक यहाँ पे था, सिर्फ अमेरिका की वो नहीं थी, पुराना अपना भी एक हिसाब किताब पाकिस्तानियों का था इनके साथ, सोवियत के साथ। तो वहाँ पर वो ऑलरेडी तकरीबन हार चुके थे। 80s के स्टार्ट में ही पता चल गया था कि ये हार रहे वहाँ पर सेंट्रल एशिया के अंदर और अफगानिस्तान में। तो तब से लेके आप यूँ समझें कि थोड़ा सा बांग्लादेश के अंदर भी ठहराव आना शुरू हुआ। ऊपर के लेवल पर जो गवर्नमेंटें गिर रही थी, बार बार कू हो रहे थे। 28 कू हुए बाय द वे बांग्लादेश में, 28, और ये सबसे ज़्यादा है साउथ एशिया के अंदर, बल्कि दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है।
मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में इतने ज़्यादा कू हुए होंगे, 28 कूस, कोई मजाक नहीं है। और ये सारे जो कू बार बार करवाए जा रहे थे, असल में ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, कंट्रोल हासिल करने की उस वक्त कोशिश की जा रही थी। तो 80s के बाद फिर हमने 2007 में भी देखा कि 90 दिन की जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती थी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको ख़त्म करके 2 साल का केयर टेकर सेटअप लाया गया था। उसके बाद हमने देखा कि 2009 में भी एक कू करने की कोशिश की गई थी, डीजी बीडीआर साहब जो थे वो भी उसमें कत्ल हो गए थे, 56 लोग मारे गए थे 2009 वाले कू के अंदर। तो बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं रही डेमोक्रेसी की, वहाँ पर बड़ी पेनफुल किस्म की हिस्ट्री है पावर कॉरिडोर्स के अंदर जब आप बात करते हैं। तो बांग्लादेश जैसे ही बना है ना, तो एक अनार्की वहाँ पर क्रिएट हो गई, और इस सारी अनार्की का असल में जो फैक्टर था, सोर्स जो था, वो यही सुपर पावर्स थी आपस में। जब भी सुपर पावर्स कोल्ड वार में लड़ती हैं, नुकसान मिडिल और स्मॉल जो पावर्स होती हैं उनका होता है। बहरहाल आज का दिन जो है वो बांग्लादेश की हिस्ट्री में एज आई सेड हमेशा एक डार्क डे के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इस वाक़ये के बाद बांग्लादेश में जो डिस्टेबलाइजेशन शुरू हुई थी वो फिर काफ़ी अरसा रही, और इसकी वजह से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा।